नमस्कार दोस्तों, मैं सागर अवस्थी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की अवधारणाएं। इसका पहला बिंदु है अर्थव्यवस्था। लिखा है एक अर्थव्यवस्था एक आर्थिक संगठन है जो आजीविका के साधन प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? जो हमें आजीविका मतलब हमें हमारे रोज डेली के जो खर्चे होते हैं, जो हम अपना जिसमें जीवन यापन करते हैं, उस आजीविका का साधन होता है अर्थव्यवस्था। तो लिखा अर्थशास्त्र। यह एक अध्ययन है कि एक प्राणी में लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्पादन, वितरण और खपत के उद्देश्य से दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में लोग मानते हैं कि इसमें उत्पादन, वितरण, जैसे कोई चीज़ हम उत्पादित करते हैं, फिर उत्पन्न करते हैं। जैसे कारखाने में हम कोई चीज़, जैसे हमारा कारखाना लगा है तो उसमें हम कोई चीज़ उत्पन्न करेंगे तो हमारा उत्पादन होगा। वितरण मतलब किसी को देना, वितरित करना या बांटना। खपत मतलब खर्च करना के उद्देश्यों से दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं, इसके बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया। देखा 1933 में रागनार फिंच ने पहली बार अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया। 1993 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक फिंच हुआ करते थे, रागनार फिंच। उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, समूह या कंपनी के स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन है। यह क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, समूह मतलब दो या दो से अधिक लोग, कंपनी के स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यक्तियों और कंपनियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर इसका जोर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी विशिष्ट उत्पादन की आपूर्ति और मांग का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? कोई विशिष्ट मतलब उच्च क्वालिटी के उत्पादन और आपूर्ति की मांग का अध्ययन कर सकते हैं। एक व्यक्ति और व्यवसाय में सक्षम उत्पादन या बिजनेस के नियमों के प्रभाव भी इसी में होते हैं। फिर लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। लिखा एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। फिर लिखा है यह उन मुद्दों पर केंद्रित है जो अर्थव्यवस्था की पूरी तरह प्रभावित करते हैं। यह उन मुद्दों को पर केंद्रित फोकस करता है जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, और बेरोजगारी दरों, अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात और उत्पादन के प्रभाव शामिल हो। इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी दरें हैं, ठीक, अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात और आयात के प्रभाव शामिल होते हैं। अब लिखा है लेखांकन वर्ष। तो आइए जानते हैं लेखांकन वर्ष क्या होता है। लिखा है वह वर्ष जिसके दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। वह वर्ष, जैसे यह वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में हमारे जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अनुमान, जो वस्तुएं हैं और जो हम सेवाएं उनको देते हैं, उनका अनुमान लगाया जाता है एक लेखांकन वर्ष में। फिर दूसरी डिफिनीशन लिखी है लेखा वर्ष जिस दौरान देश के राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। क्या है? जिस वर्ष, इसमें बताया गया है कि जिस वर्ष राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, उसे ही लेखांकन वर्ष कहते हैं। तो लिखा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में कहते हैं
नेशनल इनकम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। लिखा है लेखांकन वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय का योग होता है। जो एक देश में एक वर्ष में जितनी आय अर्जित की जाती है सामान्य निवासी, जो मतलब इस देश के परमानेंट निवासी होते, जिस देश के परमानेंट निवासी होते हैं, उस देश के नागरिकों द्वारा जो आय उत्पन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। फिर लिखा है यह आमतौर पर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक विशेष अवधि में एक देश है जो लेखांकन वर्ष होता है, एक वर्ष के लिए सिर्फ होता है। लिखा है नोट। क्या लिखा है? नोट। लिखा है किसी देश के सामान्य निवासियों की कारक आय और कारक आय केवल राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। सामान्य निवासियों की जो कारक आय होती है, जो आय होती है, वह क्या होती है? राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। फिर लिखा है घरेलू आय। घरेलू आय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नहीं, होम इनकम। फिर लिखा किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पन्न कारक आय का योग है। जो क्या लिखा है? किसी देश के घरेलू क्षेत्र, जैसे कि हमारा जो देश है इसके घरेलू क्षेत्र के भीतर जो कारक उत्पन्न होते हैं, मतलब जो चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं, उनका योग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घरेलू आय। इसमें भी नोट दिया हुआ है, नोट NOTE। देखा सामान्य निवासियों और गैर निवासियों। सामान्य निवासी का किसे कहते हैं? जो मतलब इस देश में रहते हैं। गैर निवासी जो इस देश में नहीं रहते हैं की कारक आय घरेलू आय में शामिल है। इन दोनों की क्या है? कारक आय जो होती है वो घरेलू आय में शामिल होती है, लेकिन गैर निवासियों की कारक आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं थी। जो गैर निवासियों की आय जो होती है उन्हें हम क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं भारत में। फिर लिखा यह राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच बड़ा अलग है। यह क्या है? घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच अलग अलग है। हाउस इनकम और नेशनल इनकम में अलग अलग है। फिर लिखा है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण या प्रकार। जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले हम किसका उत्पादन का? वस्तुओं का। ठीक है, वस्तुओं से क्या होता है? वस्तुएं जाती हैं उपभोक्ता के पास। ठीक है, उपभोक्ता से क्या मिलता है? और कहाँ वस्तुएं जाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। फिर लिखा अंतिम वस्तु को सबसे पहले हम जानते हैं। लिखा वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए जाते हैं, तैयार हैं। ठीक है, वह वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए या उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं चूड़ी, घड़ियाँ, टीवी, घी, दूध आदि। उत्पादक वस्तुएं मशीन, वाहन, ट्रैक्टर, औजार आदि।
ओके, आइए बताते हैं आपको सही से कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ का उत्पादन किया, फिर वह वस्तुएं जब मार्केट में जाएंगी, फिर मार्केट में उपभोक्ता उनको क्रय करेगा, उपभोक्ता उनको खरीदेगा और फिर जब उनको अपना यूज कर लेगा, उसे हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। ठीक समझ गए। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता ने किसी वस्तुओं को खरीदा और उसको जब उसने क्रय कर लिया तो वो वस्तुएं कैसी हैं, अंतिम वस्तुएं हैं। अब लिखा है परिभाषा के अनुसार अंतिम वस्तुओं की विशेषता। लिखा है वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है, मतलब उत्पादन की सीमा रेखा पार करके मार्केट में जाके फिर क्रय हो चुकी हूँ उपभोक्ता के द्वारा। ठीक है। तो लिखा वह वस्तु जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार हो, मतलब अंतिम जो उपभोक्ता है उसके लिए तैयार हो बिल्कुल। लिखा वह वस्तु जो मूल्य नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, वह वस्तु जो मूल्य नहीं जोड़ते हैं, ये मतलब जो अंतिम वस्तु होते हैं मूल्य नहीं जोड़ते हैं। तो लिखा है वह वस्तु जो पुनर्विक्रय के लिए नहीं खरीदे जाते, मतलब इसका पुनर्विक्रय मतलब दोबारा इसका विक्रय नहीं होता, दोबारा ये बेची नहीं जाती। फिर लिखा अंतिम वस्तुएं अंतिम उपभोक्ताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित हैं। जो अंतिम वस्तुएं हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखा है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। क्या लिखा है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं। अंतिम उपभोक्ता वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो मतलब आखिरी मतलब सबसे लास्ट स्टेज में होती हैं और बिल्कुल उपभोग करने के लिए तैयार होती हैं और उपभोक्ता उसके अंतिम उपभोगकर्ता होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं उसके अंतिम उपभोगकर्ता होते हैं। उदाहरण के लिए है जैसे रोटी जो है, तो रोटी बनने के बाद जब किसी की थाली में जाती है तो क्या है, अंतिम उपभोक्ता है। ठीक है। परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। जो परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता होता है वस्तुओं पर व्यय को व्यय करता है उसे ही उपभोग व्यय कहा जाता है। फिर लिखा अंतिम निर्माता सामान। वह वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम उपभोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं। ये जो वस्तुएं हैं मतलब अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार रहती हैं। अंतिम निर्माता सामान जो होते हैं, और निर्माता उनके अंतिम उपयोगकर्ता हैं, और जो निर्माता हैं जिनको उनको बनाते हैं वो क्या है, उसके अंतिम उपभोगकर्ता हैं। इसका मतलब उत्पादक द्वारा उत्पादन और खेती में अंतिम उत्पादक वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए है ट्रैक्टर व हार्वेस्टर। उत्पादक द्वारा अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। जो उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसे कौन सा व्यय कहा जाता है, निवेश व्यय कहा जाता है। इसीलिए अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य इक्वल टू उपभोग प्लस निवेश व्यय। उपभोग व्यय और निवेश व्यय को जोड़ेंगे तो हमें अंतिम वस्तुओं का कुल व्यय मिल जाएगा। देखा जब कोई वस्तु अंतिम प्रयोग करने वाले के पास पहुंच जाती है तो वह अंतिम वस्तु हो जाती है। मतलब जब कोई वस्तु अंतिम प्रयोग करने के वाले के पास पहुंच जाती है तो क्या हो जाती है, अंतिम वस्तु हो जाती है। ये बात हमने आपको पहले ही बता रखी है। और वस्तु का अंतिम प्रयोग केवल उपभोग या निवेश होता है। जो वस्तु का अंतिम प्रयोग होता है वह निवेश होता है। फिर लिखा है मध्यवर्ती वस्तुएं। यह वह वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के भीतर हैं, जो वैसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा के भीतर हैं। इन वस्तुओं में मूल्य अभी तक जोड़ा जाना है और ये वस्तुएं अभी तक उनके अंतिम उपभोगकर्ताओं द्वारा उपभोग के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे बिस्किट बनाने में प्रयुक्त आटा, घी, चीनी, नमक आदि मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती मतलब जो मध्य में हो, बीच में हो।
अब लिखा रहा है, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं इस वाले। परिभाषा के अनुसार मध्यवर्ती वस्तुओं की विशेषताएं। जो परिभाषा के अनुसार मध्यवर्ती वस्तुओं की विशेषताएं। फिर लिखा है, वो वस्तुएं जो अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्या है, परिभाषा के अनुसार मध्यवर्ती वस्तु की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? वह वस्तुएं जो अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाए हैं। मूल्य अभी इन वस्तुओं में जोड़ा नहीं गया, मतलब अभी तक मूल्य न जोड़ा गया हो। वह वस्तुएं जो अभी तक अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं। वह वस्तुएं जो अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। सॉरी गाइस। लिखा वह वस्तुएं जो पुनर्विक्रय या कच्चे माल के लिए खरीदे जाते हैं। ऐसी ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। फिर लिखा, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य का एक हिस्सा बन जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वह अंतिम वस्तुओं के मूल्य का एक हिस्सा बन जाता है। नंबर 2 लिखा है, यदि प्रश्न ऐसा आता है कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर लिखने में उदाहरण के साथ अंतिम और मध्यवर्ती माल की सुविधाओं को ऊपर लिखिए। वर्ष के खत्म होने पर वस्तुओं अंतिम वस्तुएं माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।